वेलकम टू इमेजिनेटिव टेल्स। चैप्टर 671। बनिया की बातें सुनकर रिया इतनी हैरान हुई कि वो अपना गुस्सा भूल गई। ये पहली बार नहीं था जब उसके सामने ऐसी स्थिति आई थी। वो हैरान थी कि जिस आदमी ने उस पर अच्छी छाप छोड़ी थी, वो ऐसे भाव दिखा सकता है और ऐसे शब्द कह सकता है, और ये तब की बात है जब वे दोस्त भी नहीं थे। उस पल रिया को लगा कि क्या वो अभी भी आधी नींद में है। उसने ये भी सोचा कि क्या बुनिया को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, या ड्रीम फेस्टिवल के नजदीक आते ही वो उन्माद का शिकार हो गया है। रिया की घबराहट के बीच बुनिया की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने रसोई काउंटर पर अपने हाथ बढ़ाए और रिया की छाती पकड़ने का प्रयास किया। सहज रूप से रिया पीछे झुक गई और बचने का प्रयास करने लगी। उसे छूने में नाकाम रहने पर बुनिया ने अपने हाथ पीछे खींचे, रसोई के काउंटर पर टिकाया और उछल पड़ा। कॉफी के कपों और कांच के जार की खनक के बीच वो रिया पर झपटा, जो पीछे झुकी हुई थी। इस प्रतिक्रिया, इस चुनाव और शक्ति प्रदर्शन ने रिया को अचंभित कर दिया। उसके पास अपनी पीठ से धनुष बाण हटाने का भी समय नहीं था। उसकी कमर पीछे की ओर झुक गई और उसका दाहिना पैर झूले के दूसरे सिरे की तरह उछल पड़ा, जिससे बुनिया कैफे की मालकिन का रूप बदलकर उड़ गया। इसके साथ ही रिया के मन में एक विचार कौंधा। क्या वह सचमुच अपना दिमाग खो बैठा है? दुर्घटना। बुनिया रसोई काउंटर के किनारे गिर गई। रिया ने अपनी कमर पर जोर लगाया और फिर से सीधी खड़ी हो गई। फिर उसने अपना शिकार का धनुष निकाला, तीर चढ़ाया और बुनिया पर निशाना साधा, जो अभी अभी खड़ा हुआ था। बुनिया के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर गिड़गिड़ाया, मत मत मुझे मारो, मैंने अभी अचानक नियंत्रण खो दिया। बनिया के विनती भरे और डरे हुए चेहरे को देखकर रिया को वो परिचित भी लगा और अपरिचित भी। धनुष की डोरी पर लटका तीर पीछे हट गया, पर उसने उसे छोड़ा नहीं। आदिम जंगल से तिजामो टाउन की सड़कों पर प्रवेश करते हुए लुमियन ने दोनों तरफ रोशन घरों को देखा और उपहास किया। क्या ये भयावह और विचित्र है? ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा दृश्य देखा था। चौथे युग के ट्रायर में भी उसने ऐसी ही एक घटना देखी थी। न सिर्फ उस अंधेरे शहर में रोशनी लौट आई थी, बल्कि पूरा चौथा युग ट्रायर सन्नाटे से शोरगुल में बदल गया था और जीवन में लौट आया था। इस असामान्यता का सामना करते हुए लुमियन निस्संदेह आश्चर्यचकित और अत्यधिक सतर्क था। हालांकि वो तीव्र भावनाओं से अभिभूत नहीं था। ऊपरी तौर पर वो अपने आसपास के वातावरण का इत्मीनान से अवलोकन कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि रीजा और मास्लो गायब हो गए हैं। गश्ती दल के 2 सदस्य, जिन्हें उसका पीछा करना चाहिए था, गायब हो गए थे। चूंकि ये मेरी नाक के नीचे 2 बियॉन्डर्स को चुपचाप गायब कर सकता है, तो ये मुझे भी ऐसे ही गायब कर सकता है। दूसरे शब्दों में, मैं जरूर प्रभावित हुआ हूंगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो समाधि एक बाहरी अभिव्यक्ति थी। रहस्यवाद के नजरिए से शहर, जो पहले ही गहरी नींद में सो चुका था, बिना किसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम के पुनः प्रकाशित हो रहा है। यह दर्शाता है कि मैं एक अन्य दृश्य में हूं, जो मूल रूप से संबंधित है लेकिन अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे जबरदस्ती एक सपने में धकेला गया हो? क्या ड्रीम फेस्टिवल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है? मैं हिसोका के घर में नहीं सोया। मैं अभी तक क्यों जाग रहा हूं? चल रही जांच के साथ लुमियन ने शीघ्र ही वर्तमान स्थिति का अनुमान लगा लिया। उसी समय उन्होंने सामने की ओर कांच की खिड़की से एक आकृति को निकलते देखा, जो लकड़ी के तख्तों और घास-फूस से घिरी हुई थी। वो 40 वर्ष की आयु का एक स्थानीय व्यक्ति था, जिसकी त्वचा गहरे भूरे रंग की, आंखें भूरी, बाल काले और होंठ मोटे थे। लुमियन ने उसे पहले भी देखा था। वो एक शिकार गाइड था, जो पोर्ट पाइलोस और अन्य जगहों से पुरुषों और महिलाओं को शिकार के लिए जंगल में ले जाने का काम करता था। लुमियन की धारणा थी कि वो हमेशा
एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ रहता था। दूसरे लोग कुछ भी कहें, वो हमेशा सकारात्मक जवाब देता था। वो कभी गुस्सा नहीं दिखाता था, यहां तक कि जब उसके मार्गदर्शन में आए सज्जनों और महिलाओं ने उसे दंडित भी किया था। लुमियन को देखते ही शिकार गाइड के होठों पर क्रूर मुस्कान आ गई। उसने खिड़की को धक्का देकर खोला और अपना दूसरा हाथ उठाया, जिससे एक दोनाली बंदूक सामने आ गई। मर जा, उत्तरी महाद्वीप के कुत्ते। जैसे ही शिकार गाइड ने गाली दी, उसने अपनी डबल बैरल बंदूक लुमियन पर तान दी और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। टकराना। शीशे की एक बड़ी मात्रा एक शंकु के आकार में फैल गई तथा संबंधित क्षेत्र को घेर लिया। जैसे ही शिकार गाइड ने निशाना साधा, लुमियन सड़क के दूसरी ओर लुढ़क गया। उसकी आंखों के सामने पहले से शांत गायें, भेड़े और घोड़े थे। उस क्षण इन जानवरों की आंखें लाल हो गई। एक हाथ से खुद को सहारा देते हुए लुमियन उछल पड़ा। तेज आवाज और शिकार गाइड के निशाने के बीच वो दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के बीच में छलांग लगा गया। आह! अचानक एक चीख हवा में गूंजी, फिर अचानक रुक गई। दूसरी मंजिल का दरवाजा खुला और लुमियान का सामना एक नौजवान से हुआ जो चटक लाल खून से लथपथ था। उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी जिस पर से लाल रंग का खून टपक रहा था, और उसके पीछे 50 साल के एक बूढ़े की क्षतविक्षत लाश पड़ी थी जिसके सीने में गहरे घाव थे। लुमियन, जो कई दिनों से तिजामो टाउन में घूम रहा था, इन दोनों व्यक्तियों के लिए कोई अजनबी नहीं था। जमीन पर लेटा, आंखें फाड़े, तिजामो शहर का चर्मकार था। वो जंगली जानवरों की खालें खरीदता था जिन्हें सज्जन, महिलाएं और शहर के शिकारी लाते थे। जो उन्हें खुद नहीं संभालना चाहते थे, उन्हें संसाधित करता और तैयार उत्पाद बेचता था। कुल्हाड़ी लिए हुए ये व्यक्ति उनका सबसे बड़ा बेटा था, जिसने उनसे नाइट्रीकरण, चमड़ा बनाने और अन्य चमड़ा उत्पादन तकनीकों का अध्ययन किया था। वो एक आज्ञाकारी युवक के रूप में जाना जाता था, और उसके पिता कोई पुराने जमाने के चमड़ा कारीगर नहीं थे जो शारीरिक या मौखिक हिंसा का सहारा लेते थे। ये तिजामों के लोगों की एक विशेषता थी। वे विनम्र, शांत और तीव्र भावनाओं से रहित थे, और अब ऐसा प्रतीत हुआ कि चर्मकार के सबसे बड़े बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया था। लुमियन को देखते ही उस लड़के की आंखों में खूनी मुस्कान आ गई। चीखते हुए उसने लुमियन पर कुल्हाड़ी तान दी। उधर शिकार गाइड ने अपनी दोनाली बंदूक में नए शीशे के कारतूस भरने शुरू कर दिए। लुमियन का शरीर अचानक अलौकिक हो गया, उसकी परछाई में विलीन हो गया और सीढ़ियों के पास अंधेरे में गायब हो गया। छाया परिवर्तन। कुछ सेकंड के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर चुपके से जाने के लिए इस क्षमता का उपयोग करने के बाद लुमियन ने अचानक किसी को डर के मारे दया की भीख मांगते सुना। वो परछाई से निकलकर वापस इंसान में बदल गया। उसने देखा कि रिया कैफे की मालकिन बुनिया पर तीर चला रही है, लेकिन उसने तीर नहीं छोड़ा। उसी समय एक विशालकाय एनाकोंडा, जो बैरल जितना मोटा था, सामने वाले घर के ऊपर बहुस्तरीय घास से उल्टा लटका हुआ निकला। उसने अपनी ठंडी आंखें और बदबूदार मुंह फैला दिया। उसके शल्कों पर बने पैटर्न फैलते और ऐंठते हुए प्रतीत हो रहे थे। इस बार लुमियन ने चकमा नहीं दिया। उसे निगलने की कोशिश कर रहे विशालकाय बोआ का सामना करते हुए उसकी आंखें अंधेरी हो गई और उसने अपनी मुट्ठी ऊपर की ओर घुमाई। एक क्षण में उसकी मुट्ठी से धधकती हुई सफेद लपटें निकली और उसकी पूरी बाह को घेर लिया। टकराना। लुमियन की मुट्ठी ने विशालकाय बोआ के खुले मुंह पर प्रहार किया, जिससे उसका रक्तरंग का मांस फट गया और उसके ऊपरी जबड़े पर एक विनाशकारी अपरकाट लगा। इससे पहले कि वो अपने मानव शिकार को निगल पाता, विशालकाय बोआ की ठंडी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। जड़ता के कारण उसका विशाल शरीर नीचे की ओर गिरा, लेकिन लुमियन ने आसानी से गिरते हुए सांप को किनारे कर दिया और अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। झनकार। विशालकाय बोआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका फिसलन भरा
शरीर धधकती सफेद लपटों में घिर गया। कमजोरी की जांच। लुमियन रिया के पास गया, ये देखकर कि गश्ती दल का सदस्य भी उसे सतर्क और हैरान भाव से देख रहा था। उसने तुरंत हमला नहीं किया। वह लुमियन का दिल धड़क उठा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। लगता है आप अभी भी होश में हैं। बोनिया से सावधान रिया ने एक क्षण के लिए लुई बेरी को देखा, फिर बोलने से पहले झिझकी। आप कहते हैं कि यह स्पष्ट है? हां। लुमियन ने बुनिया की ओर इशारा किया, जो उसे खुली नफरत से घूर रही थी। क्या उसने तुम पर हमला करने या बलात्कार करने की कोशिश की? हां। रिया ने यह नहीं पूछा कि उसे कैसे पता चला, बल्कि उसने पूछा, क्या हो रहा है? लुमियन ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद हम एक बार फिर सपने में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं हैं। उन्होंने रिया की स्पष्टता के आधार पर प्रारंभिक निर्णय लिया। शायद अपने मन की स्पष्टता बनाए रखने का कारण हिसोका के घर में सो जाना और हाल ही में विशेष सपने में प्रवेश करना था। आगे की पुष्टि के लिए उन्हें कामों को ढूंढना पड़ा। लुई बेरी का जवाब सुनकर रिया के दिमाग में अचानक एक शब्द कौंधा। इससे पहले कि वो अपने विचार व्यक्त कर पाती, अचानक 3 घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। घंटी की गूंज तेजामो की सड़कों पर गूंज रही थी, मानो शहर के निवासियों को बुला रही हो। रिया ने ध्यान से सुना। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये गिरजाघर की घंटी है, कैथेड्रल, सेंट सियन कैथेड्रल। लुमियन का ध्यान तुरंत बेचैन पादरी कैली की ओर चला गया। उसने रिया की ओर देखा। चलो जाकर जांच करते हैं। ठीक है, रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसने अपना धनुष नीचे कर लिया। अब तीर का लक्ष्य कैफे मालिक बुनिया पर नहीं रहा और लुमियान के पीछे पीछे सेंट सियन कैथेड्रल की ओर चल पड़ी, जो उनके वर्तमान स्थान से केवल पुलिस मुख्यालय द्वारा अलग था। बुनिया के चेहरे पर लालसा और घृणा के भाव थे, लेकिन डर के कारण वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। लुमियन और रिया तेज रफ्तार से दौड़े। कुछ ही सेकंड में वे पुलिस मुख्यालय से आगे निकलकर कैथेड्रल के सामने वाले छोटे से चौराहे पर पहुंच गए। पादरी कैली पहले से ही गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। हालांकि अब वो इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरी के सफेद और सुनहरे धागों वाले वस्त्र नहीं पहने हुए थे। इसके बजाय उन्होंने एक गहरे रंग का और जटिल डिजाइन वाला वस्त्र पहन रखा था। गहरे भूरे रंग, धंसी हुई आंखों और कठोर चेहरे वाले पादरी ने खाली चौक की ओर देखा। फिर उसकी नजर नए आए लुमियन और रिया पर पड़ी। उसने बाइबल ऊपर उठाई और उन्मत्त भाव से चिल्लाया, मैं स्वप्न महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करता हूं। ड्रीम फेस्टिवल के दौरान कोई वर्जना या प्रतिबंध नहीं है। आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें नुकसान पहुंचाना और मारना भी शामिल है। इसमें आनंद लें और अपनी सभी भावनाओं और इच्छाओं को उजागर करें। सभी लोग। चैप्टर 672। पादरी कैली की चीख सुनकर रिया ने अपना शिकार का धनुष उठाया और चांदी की बिजली में लिपटा एक तीर जटिल काले वस्त्र पहने पादरी पर निशाना साधा। कैफे मालिक बुनिया का सामना करने के विपरीत अब उसकी आंखों में गुस्सा और भी ज्यादा साफ था और कोई हिचकिचाहट नहीं थी। पादरी ईशनिंदा और धर्म त्यागी था। उसी समय रिया के शिकार के धनुष के सामने एक पतली और शक्तिशाली हथेली प्रकट हुई, जिसने तीर को रोक दिया। तुम? रिया ने लुई बेरी की ओर मुड़कर पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उसे क्यों रोका था। लुमियन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आइए प्रतीक्षा करें और देखें। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, पादरी कैली के चेहरे पर एक बेपरवाह और भड़कीली मुस्कान उभरी। वो मुड़े और बाइबल गोद में लिए गिरजाघर की ओर चल दिए। गिरजाघर के शीर्ष पर स्थित स्वर्णिम गुंबद तथा बाहरी दीवारों पर स्थित मूर्तियां और सजावट लाल चांदनी में मंद पड़ रही थी। जब पादरी कैली की आकृति गिरजाघर के खुले दरवाजे से गायब हो गई, तो रिया ने उदास भाव से लुमियन की ओर देखा। क्यों? लुमियन ने जवाब में हंसते हुए कहा,
जब मुझे एहसास हुआ कि ये स्थान स्वप्नवत है, तो मैं एक प्रश्न पर विचार कर रहा था। जब वो बोल रहे थे तो चीखें और तीखी चीखें तिजामों और आसपास के बागानों में गूंज रही थी तथा रात के अंधेरे आकाश में गूंज रही थी। कौन सा सवाल? रिया ने जोर देकर पूछा। कोई सीधा जवाब दिए बिना लुमियन ने कहा, यह लगभग तय है कि हम ड्रीम फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि आप पादरे कैली पर हमला करने में सफल हो जाते हैं, तो जब ड्रीम फेस्टिवल समाप्त होगा और सभी लोग जागेंगे तो क्या होगा? रिया के जवाब का इंतजार किए बिना लुमियन फिर मुस्कुराया। यदि आप उसकी बाह में गोली मार दें, तो वो उसी स्थान पर काल्पनिक दर्द महसूस करते हुए जागेगा, मानो वो गठिया से पीड़ित हो और उसकी मांसपेशियां फट रही हों। यदि आप उसके सिर पर हथौड़े से प्रहार करके उसे बेहोश कर दें, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वास्तविकता में वापस आने पर उसे सिर दर्द, चक्कर आना और घबराहट की समस्या होगी। यदि आप उसका बलात्कार करते हैं और उसे गर्भवती कर देते हैं, तो उसे मतली, उल्टी और पेट फूलने जैसी समस्या हो सकती है तथा जब वो जागेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि उसके पेट में भ्रूण है। यदि आप उसे बांध दें, लगातार बिजली के झटके दें और आग में जला दें, तो क्या वो वास्तविक दुनिया में उन संवेदनाओं को महसूस कर पाएगा जैसे कि उस पर भूत या साये का साया हो? वो हमेशा बंधा हुआ, लकवाग्रस्त या दर्द में महसूस कर सकता है। रिया ने शांति से सुना। ये सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई कि पादरी कैली गर्भवती कैसे हो सकती है। जितना ज्यादा वो सुनती, उतना ही ज्यादा घबराती। ऐसा इसलिए था क्योंकि लुई बेरी का विवरण तिजामों में सामूहिक उन्माद की विभिन्न अभिव्यक्तियों से मेल खाता था, जो गश्ती दल ने एकत्र की थी। लुमियन ने रिया की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, यदि आपने पादरे कैली को तीर से मार दिया होता, तो स्वप्न के समाप्त होने पर क्या होता? वो तुरंत मर जाएगा? नहीं, रिया ने इनकार किया। तिजामों को एक रात के बाद सपने में अचानक कई लोगों के मरने की कोई घटना नहीं हुई। रिया को तुरंत एक असामान्यता का ख्याल आया। मध्य दिसंबर और मध्य मार्च के बीच तिजामों में वार्षिक मृत्यु का 80% हिस्सा घटित हुआ, जो पोर्ट पाइलोस और आसपास के शहरों में होने वाली मौतों से काफी अधिक था। उसने अपने शब्द बदल दिए। क्या वे अगले 3 महीनों के भीतर धीरे धीरे अपरिवर्तनीय तरीके से मर जाएंगे? सिर हिलाते हुए लुमियन ने कहा, मुझे तो ये भी संदेह है कि जंगल में रहने वाली आदिम जनजाति ने उन 3 महीनों में कई हमले किए होंगे, मुख्यतः उन लोगों को खत्म करने के लिए जो अपने सपनों में मर गए थे, ताकि वे वास्तविकता में बिना कुछ असामान्य प्रकट किए उचित रूप से मर सकें। पिछले साल दिसंबर से इस साल तक उन्होंने सिर्फ एक हमला किया है। इसकी वजह यह होनी चाहिए कि हमला बहुत कामयाब रहा। जिन्हें मरना चाहिए था वे मर चुके हैं, और जो मरने के लायक नहीं थे वे भी मर चुके हैं। उन्हें जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने तिजामों में दोबारा आने की प्रेरणा भी खो दी है। रिया ने ध्यानपूर्वक सुना और कुछ सेकंड तक विचार करती रही। ड्रीम फेस्टिवल की उत्पत्ति उस जनजाति से हुई है, यह संभव है। अधिक संभावना यह है कि वे स्रोत की रक्षा करते हैं या उसकी पूजा करते हैं तथा उसके अनुसार कार्य करते हैं। लुमियन ने सरलता से उत्तर दिया। रिया ने थोड़ा सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे पादरे कैली पर गोली चलाने से रोक दिया। तिजामों में हर कोई संभवतः इसका शिकार है, इसीलिए मैंने दोनों हमलावरों पर पलटवार नहीं किया और उस विशालकाय बोआ को एक ही मुक्का मारकर ढेर कर दिया। लुमियन ने सोचा, क्या सपने से जागने पर वो विशालकाय बोआ मेरे सामने रेंग कर मर जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं लुडविग की थाली में और खाना डाल सकता हूं। लुमियन ने रात में सोते हुए खाली चौक का निरीक्षण किया। चलो अब कामों को ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या वो अभी भी होश में है। तिजामों में पुलिस मुख्यालय की 3री मंजिल पर 5 कमरे और एक शौचालय गश्ती दल के थे। एक कमरा रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि दूसरा दस्तावेजों और सामान रखने के लिए। बाकी 3 कमरे स्थानीय गश्ती दल के सदस्यों के थे,
हर व्यक्ति के लिए एक कमरा। कामू और कोलोबो के आगमन के साथ मास्लो अस्थायी रूप से लोबान के घर चले गए थे, ताकि पोर्ट पायलो से आए अपने सहयोगियों के लिए एक कमरा खाली कर सके। झनकार, झनकार, झनकार। घंटी की गूंज के बीच कामू अचानक जाग गया। उसने खिड़की से बाहर गहरी रात में झांका, जो हल्की लाल चांदनी से जगमगा रही थी। क्षण भर के लिए वो असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि कब क्या हुआ था। जैसे ही कामू ने समय देखने के लिए अपनी जेब घड़ी की ओर हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि कोलोबो अस्थायी बिस्तर पर नहीं है। बेचैनी का एक एहसास उसे घेर रहा था, उसे कुछ करने के लिए उकसा रहा था। खामोश इरादे के साथ वो चांदनी की भयावह लालिमा में बिस्तर से उठा और अपनी जेब घड़ी और हथियार समेट लिया। गलियारे में सावधानी से कदम रखते हुए कामू ने पाया कि वहां असामान्य रूप से सन्नाटा था, एक छायादार सन्नाटे में लिपटा हुआ। पुलिस मुख्यालय की सीमाओं के बाहर तेजामो और उसके आसपास के बागानों के विभिन्न कोनों से आती हुई भयानक चीखें और दूर से आती हुई चीखें रात को चीर रही थी। एक सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी के रूप में अपने अनुभव से प्राप्त गहरी जागरूकता का लाभ उठाते हुए कामू को अपने क्षेत्राधिकार में गड़बड़ी का आभास हुआ। अचानक वो सहज रूप से जमीन पर गिर पड़ा और आगे की ओर लुढ़क गया। गलियारे में एक बहरा कर देने वाली दरार की आवाज गूंजी, जब लकड़ी का दरवाजा, जिसके पास से कामू गुजर रहे थे, टूटकर बाहर की ओर फट गया। पलक झपकते ही एक तलवार हवा में उड़ती हुई, एक क्रूर शक्ति से प्रेरित होकर खाली गलियारे को चीरती हुई चली गई। कैमस ने तेजी से हमले से बचते हुए हमलावर का सामना किया। ये लोबान था, जो 1.9 मीटर से अधिक लंबा विशालकाय गश्ती दल का सदस्य था, जिसके छोटे हल्के सुनहरे बाल और तीखी हल्की नीली आंखें थी। फेसेशन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में स्पष्ट लालच चमक रहा था। धुंधली चांदनी में उसकी आकृतियां छायाओं से ढकी हुई थी, जिससे एक भयानक दुष्टता प्रकट हो रही थी। लोबान को देखते ही कामू की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। मानसिक भेदन। लोबान दर्द भरी चीख के साथ पीछे हटा, सहज रूप से अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया और तलवार पर से अपनी पकड़ छोड़ दी। अवसर का लाभ उठाते हुए कामू ने तेजी से अपनी रिवॉल्वर निकाली और अपने साथी पर निशाना साधा। एक क्षण की हिचकिचाहट में कामू लड़खड़ाए, फिर उन्होंने अपना हथियार नीचे कर दिया। टकराना। गोली ने अपना निशाना साधा और लोबान के घुटने पर क्रूर बल से लगी, मांस को चीरती हुई और हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। पृथ्वी माता के चर्च का एक डॉक्टर ऐसी चोटों को ठीक कर सकता है। लोबान दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सिकुड़ने की कोशिशें तेज दर्द के कारण नाकाम हो गई। कामू ने अपनी रिवॉल्वर नीचे कर दी, अपने पैरों पर खड़ा हो गया और गलियारे के अंत की ओर आगे बढ़ गया। सीढ़ियों से उतरते समय कामू एक अव्यवस्थित कक्ष के पास से गुजरे, जिसका सामान बेतरतीब ढंग से बिखरा हुआ था और अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने फुसफुसाते हुए पूछा, कोलोबो, क्या ये तुम हो? एक क्षण के लिए तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। उसके बाद कोलोबो की आवाज, जिसमें घबराहट और भय था, ने उत्तर दिया, पीछे रहो और करीब मत आओ, मुझे छोड़ दो। कामू ने भौहें चढ़ाई, ये महसूस करते हुए कि कोलोबो का व्यवहार उसके सामान्य संयमित स्वभाव से बहुत दूर था। हालांकि कोलोबो को अक्सर डर और बेचैनी का सामना करना पड़ता था, फिर भी वो अपनी चिंताओं को दूर करके अपने कर्तव्यों का पालन करता था। उन्माद का ये स्तर अभूतपूर्व था। कोलोबो को क्या हुआ है? कामू ने सोचा। स्थिति को और बिगाड़ने के जोखिम के बजाय वही रुकने का निर्णय लेते हुए कैमस ने देखा कि कोलोबो एक असहज चुप्पी में डूब गया, मानो गुमनामी में खो जाने का प्रयास कर रहा हो। 10 सेकंड से ज्यादा समय बाद कामू ने कोलोबो की हालत का जायजा लेने की सोची। अगर हालत गंभीर हुई
तो उसने पीछे हटकर लुई बेरी को ढूंढने का फैसला किया। अचानक नीचे से 2 तेज कदमों की आवाज गूंजी। कामू ने तेजी से अपनी रिवॉल्वर सीढ़ियों से नीचे की ओर घुमाई। वहां उसने लुई बेरी को देखा, जो सुनहरी भूसी की टोपी पहने हुए था, और उसके साथ रिया थी, जो शिकार के धनुष और बाण से लैस थी। उनकी दिशा में लक्षित बैरल को देखते हुए लुई बेरी ने हल्के से ठहाका लगाया। उनका स्वर शांत था। ड्रीम फेस्टिवल में आपका स्वागत है। स्वप्न महोत्सव? ये स्वप्न महोत्सव है? कामू को एहसास हुआ। उसने मुस्कुराते हुए लुई बेरी और गंभीर रिया के बीच नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। हम अभी भी स्पष्ट क्यों हैं? उनके शांत व्यवहार को देखकर कामू ने अनुमान लगाया कि वे उन तीव्र भावनाओं और इच्छाओं के आगे नहीं झुके थे जो अक्सर सपने देखने वालों को घेर लेती है। फिर भी उन्होंने अपनी रिवॉल्वर स्थिर रखी, किसी भी अचानक होने वाली घटना से सावधान। शायद इस अनोखे सपने में हमारे जल्दी प्रवेश ने ट्वानाकू के घर की बदौलत हमें यह स्पष्टता प्रदान की है। लुमियन ने अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा। रिया ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सुझाव दिया कि स्वप्न में घटित मुठभेड़ें कुछ हद तक वास्तविकता पर प्रभाव डाल सकती है, तथा उन्होंने भी कामू के साथ ये अनुमान साझा किया। शुरू में तो कैमस को इस बात से राहत मिली कि उसने लोबान के विरुद्ध घातक बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब उसने अपने साथियों को संबोधित किया तो उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। हम तीनों ही तेजामों में अकेले बियॉन्डर्स नहीं हैं। अगर हम इस धारणा पर अड़े रहेंगे कि हमला होने पर हम जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते, तो इससे हमारी आत्मरक्षा करने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लुमियन मुस्कुराया। किसने कहा कि हम मार नहीं सकते? अगर कोई मेरे लिए खतरा बनता है तो उसे मार दिया जाएगा। रिया और कामू चुप हो गए। कुछ क्षण विचार करने के बाद कामू ने निर्णायक ढंग से सिर हिलाया और सीढ़ी में स्थित विभिन्न डिब्बे की ओर इशारा किया। कोलोबो की ये अतिवादी प्रतिक्रिया भय से उपजी है। वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। उसे वहां बिना किसी बाधा के शरण लेने दीजिए। जैसे ही रिया ने सहमति व्यक्त की, लुमियन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने पूछा, क्या कोलोबो भी इस सपने में है? कोलोबो, जो मेरी तरह एक सप्ताह से भी कम समय से तेजामो में है, को भी ड्रीम फेस्टिवल में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया है? हां, कैमस ने असमंजस में पूछा। क्या कोई समस्या है? लुमियन के चेहरे पर एक छाया सी छा गई जब उसने गंभीरता से जवाब दिया। इससे पता चलता है कि इसमें कोई बड़ी समस्या हो सकती है, शायद स्वप्न महोत्सव से भी अधिक भयानक। इससे पहले कि कामू और रिया आगे कुछ पूछ पाते, लुमियन ने अचानक हस्तक्षेप किया। यहां मेरा इंतजार करो। इसके साथ ही वो स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल का उपयोग करते हुए सीढ़ी से गायब हो गया। लुमियन ब्रियू मोटेल की दूसरी मंजिल पर अपने स्वीट के ठीक बाहर पुनः प्रकट हुआ। अगले ही पल पीड़ा और भय से भरी एक तीखी चीख हवा में गूंज उठी। ये लुगानो था। चैप्टर 673। अपने डर की पुष्टि करते हुए लुमियन ने अपनी चाबी ताले में डाल दी, जिससे बिना किसी आवाज के कमरे का दरवाजा खुल गया। अब उसे बिना किसी संदेह के पता था कि लुडविग, भयानक सीलबंद प्राणी, स्वप्न महोत्सव में अपनी भूख और उन्माद को उजागर करेगा। खिड़की से आती लाल चांदनी के नीचे लुगानो बेतहाशा छटपटा रहा था। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। उसकी लहराती बाह के सिरे पर लुडविग छिपा हुआ था, जिसने बच्चों वाली नाइट कैप और पीले सितारों से सजे आसमानी नीले रंग के पजामे पहने हुए थे। हड्डियों के टूटने और मांस के फटने की घिनौनी आवाजें हवा में गूंज रही थी। अफरातफरी के बीच खून की बूंदें फर्श पर बिखर गई। अचानक लुडविग एक उन्मत्त जानवर की तरह आगे की ओर झपटा। उसके जबड़े लुगानो की बाह पर एक भयानक दरार के साथ बंद हो गए। आह! लुगानो की चीख एक बार फिर हवा में गूंज उठी, जिससे छत उड़ जाने का खतरा पैदा हो गया। सहज ही उसने अपना हाथ लुडविग की पकड़ से छुड़ाने और दूसरे हाथ से उस जीव को दूर धकेलने की कोशिश की। दर्द उसे अंदर तक झकझोर रहा था
और वो बेहोशी की कगार पर पहुंच गया था। लुडविग को ध्यान से देखते हुए लुमियन उसके पीछे दौड़ा। उसके नथुने फड़क रहे थे। उसकी नाक से सफेद रोशनी की 2 किरणें निकली और लुडविग को घेर लिया। लुडविग रुक गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन इससे पहले कि लुमियन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, लड़के के मुंह ने लुगानो की बाह पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया, जिससे हड्डी और मांस दोनों ही चूर्ण चूर्ण हो गए। उसकी आंखें अचानक खुल गई। हैरफ का जादू लुडविग को केवल एक क्षण के लिए ही स्तब्ध कर सकता है, और वो भी केवल तभी जब वो सीलबंद हो। लुमियन ने खुद को याद दिलाया। अपनी नसों को स्थिर करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए उसने लुगानो की तरफ देखा, जिसने उसे देख तो लिया था, लेकिन दर्द में डूबा हुआ था और बोल नहीं पा रहा था। हाथ उठाकर लुमियन ने लुगानो को धैर्य रखने का इशारा किया। यद्यपि लुगानो के मन में धिक्कार और निराशा उमड़ रही थी, लेकिन वो उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ था। जैसे ही उसके मन में विचार उमड़ पड़े, लुमियन ने एक अदृश्य संकेत दिया। अपना ध्यान बदलते हुए लुमियन ने लुडविग को नजरअंदाज कर दिया, जो लुगानो को निगलने में तल्लीन था, और लुगानो के कंधे को पकड़ लिया। एक क्षण में लुमियन ने अपने यात्री बैग से एक तेज सीधी तलवार निकाली, जो उसने पोर्ट सांता से प्राप्त की थी। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? दर्द की पीड़ा के बीच लुगानो के विचार बिखर गए। एक तीव्र गति से लुमियन ने तलवार घुमाई, जिससे ब्लेड सफेद लपटों में बदल गया। आग की लपटों से भरी तलवार लुगानो की बाह पर गिरी, जहां लुडविग भोजन कर रहा था और जोड़ पर प्रहार कर रहा था। एक तेज आवाज के साथ लुगानो का अग्रबाहु लुडविग की पकड़ से अलग हो गया, तथा पीछे एक रक्तरंजित कटा हुआ अंग रह गया। इसके साथ ही लुमियन का रूप धुंधलाने लगा, और यहां तक कि लुगानो, जिसे उसने पकड़ रखा था, भी दृष्टि से ओझल हो गया। टेलीपोर्ट। लेकिन लुमियन ज्यादा दूर नहीं गया था। वो और लुगानो दोनों स्वीट के दरवाजे पर फिर से प्रकट हुए। पीड़ा बनी रही, लेकिन लुडविग की आकृति एक बार फिर नजर आते ही लुगानो की क्षणिक राहत गायब हो गई। उस लड़के को देखकर, जिसका मुंह अभी भी लुगानो की बची हुई बाह से खून से सना हुआ था, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्षण भर के लिए भय ने दर्द को ढक लिया, और लुगानो के मन में उन्मत्त प्रश्नों की बाढ़ आ गई। तिजामो से दूर क्यों नहीं चले गए? पोर्ट पाइलोस तक टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया गया? हम अभी भी लुडविग के सामने क्यों लटके हुए हैं? इस बीच लुडविग ने अपना ध्यान दरवाजे की ओर लगाया। उसके सुनहरे बाल खून से सने हुए थे। उसकी भूरी आंखें भूख से चमक रही थी। अपनी उम्र के बच्चे की गति से वो लुमियान और लुगानो की ओर बढ़ा। इस दौरान वो लुगानो के हाथ के बचे हुए हिस्से को चबाता और निगलता रहा। अविचलित, लुमियन ने शांतिपूर्वक सीधी तलवार को अपने यात्री बैग में वापस रख दिया। लुगानो की भयभीत निगाहों के सामने लुमियन ने एक पूरा बादाम पिस्ता क्रीम वाला 1000 परत वाला केक बनाया और उसे लुडविग के बगल में फर्श पर फेंक दिया। लुडविग की गति धीमी हो गई, क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि पहले कौन सा व्यंजन खाया जाए। अंततः उन्होंने अपना ध्यान पुनः लुगानो की ओर मोड़ दिया। आध्यात्मिक सार से युक्त रक्त, मांस और मज्जा को देखकर वो और भी अधिक मदहोश हो गया। लुडविग के क्षणिक अनिर्णय का लाभ उठाते हुए लुमियन ने एक बार फिर अपने ट्रैवलर बैग में हाथ डाला, हिसोका की लाश का एक टुकड़ा निकाला और उसे एक तरफ फेंक दिया। लुडविग की निगाहें भेंट पर टिकी रहीं। उसके होंठ सहज रूप से नम हो गए, फिर भी उसने अपना रास्ता बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उसे ये पेशकश अपनी पसंद के अनुरूप नहीं लगी। वो इतनी गंदी थी कि वो उसकी पहली पसंद नहीं थी। लुमियन ने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर सामग्री को व्यवस्थित रूप से एक के बाद एक परोसते हुए लुडविग के चारों ओर आकर्षक व्यंजनों की एक दीवार खड़ी कर दी। क्रीम पैनकेक, फ्रूट टार्ट, क्रीम से सराबोर सैंडविच, बूचे आलारेन, शराब में डूबी चॉकलेट, कुकीज, कैंडिड प्लम, एक्लेयर, शार्लट डेसर्ट और अनगिनत अन्य व्यंजन
लुडविग के चारों ओर एक आकर्षक घेरा बना दिया, जिससे लुगानो की ओर उसकी प्रगति बाधित हो गई। लुगानो की ओर सख्त भाव से मुड़ते हुए लूमियान की आवाज में आज्ञाकारी लहजा आ गया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पहले खून बहना बंद करो। चौंक कर लुगानो ने आज्ञा का पालन किया। जब उसने अपने घायल हाथ के ठूंठ पर दबाव डाला तो उसकी बाई हथेली से हल्की सी चमक निकल रही थी। जैसे जैसे लुडविग अपने सामने रखी दावत में डूबता गया, उसकी बेचैनी कम होती गई। हालांकि वो अब भी लुगानो के लिए चिंतित था, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ा। अंतिम चरण में लुमियन ने बिस्कुट, मिठाइयां, बीफ जर्की और मिश्रित खाद्य सामग्री के डिब्बे बाहर फेंक दिए तथा लुडविग के चारों ओर भोजन की एक बेतरतीब लेकिन प्रभावी दीवार बना दी। लुमियन ने अपने ट्रैवलर बैग से लुडविग के लिए 7 दिनों का लगभग सारा राशन निकाल लिया था। क्या इसका क्या मतलब है? लुगानो अपने घाव का सफलतापूर्वक इलाज करके और दर्द कम करके लुमियन की हरकतों को हैरानी से देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका मालिक इस मुश्किल घड़ी में लुडविग को खाना खिलाने पर इतना क्यों अड़ा हुआ था। उस आदमी को सील कर रहा हूं, लुमियन ने शांति से उत्तर दिया। उसके हाथ अपना काम कभी नहीं रोक रहे थे। सीलिंग? लुगानो को अपनी सुनने की क्षमता पर लगभग संदेह हो गया। क्या यह बहुत बेतुका नहीं है? भोजन का उपयोग कर राक्षस को बंद करना? उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने कभी ऐसी कोई अवधारणा देखी हो। बाजार में उपलब्ध सबसे अटपटे उपन्यासों में भी नहीं। कोई भी लेखक ऐसी अनोखी विधि की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या पारंपरिक मुहर में रहस्यमय प्रतीकों और पैटर्न को अंकित करने के लिए आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाता, जिसके बाद अनुष्ठानिक जादू या रहस्यमय कलाकृतियों का उपयोग नहीं किया जाता? राक्षस पर भोजन फेंकने से क्या संभावित उद्देश्य पूरा हो सकता है? लुमियन मुस्कुराया और आह भरी। एक बार जब वो तृप्त हो जाएगा तो उसे आपके या यहां किसी और के लिए कोई भूख नहीं बचेगी। और वहां इतना भोजन है कि वो सुबह तक व्यस्त रह सकता है, और संभवतः उसके बाद भी। लुमियन ने ये योजना तब बनाई जब उसे एहसास हुआ कि लुडविग की एकमात्र इच्छा खाने की है। स्वप्न महोत्सव के दौरान उसके व्यवहार को देखते हुए लुमियन को पूरा विश्वास था कि लुडविग अब पूरी तरह से अपनी अतृप्त भूख से प्रेरित था। एक अनोखा गुण जो तेजामों में सिर्फ उसी में था। इस परिदृश्य में जब तक लुडविग की भूख शांत रहती, वो स्वीट के भीतर ही रह सकता था तथा दूसरों के लिए खतरा पैदा किए बिना भोजन कर सकता था। इस और पारंपरिक सीलिंग विधियों के बीच क्या अंतर था? बेशक, इस अस्थायी सील की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि ड्रीम फेस्टिवल का समापन लुडविग द्वारा 7 दिनों का भोजन समाप्त करने से पहले हो जाए। अन्यथा लुमियन की जंगल में शिकार करने की क्षमता लुडविग की तीव्र भूख के साथ तालमेल नहीं रख पाती। लुमियन का स्पष्टीकरण सुनकर लुगानो को समझ आ गई। वास्तव में इस पद्धति ने लुडविग को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने का एक व्यावहारिक साधन प्रस्तुत किया। किसने कहा कि इसे मुहर नहीं माना जा सकता? अपने लक्ष्य की प्राथमिकताओं और कमजोरियों को समझने से रहस्यवाद का सहारा लिए बिना ही मुहर के कार्यान्वयन की अनुमति मिल गई। लुडविग को अपनी दावत के बीच अभी भी दरवाजे की ओर बढ़ते देखकर लुमियन को एहसास हुआ कि वह प्राणी लुगानो से अलग होने को तैयार नहीं है। उसने तेजी से लुगानो का कंधा पकड़ा और दोनों को पुलिस मुख्यालय की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के एक कोने में पहुंचा दिया। लुडविग ने स्वीट के अंदर अपनी पाक कला पर पुनः ध्यान केंद्रित करने से पहले खाली दरवाजे पर एक संक्षिप्त नजर डाली। क्या आपको यकीन है कि सब कुछ नियंत्रण में है? लुगानो ने उत्सुकता से पूछा, जैसे ही वो आत्मा की दुनिया से बाहर निकला। लुमियन ने जवाब में हंसते हुए कहा, जब तक कोई बियॉन्डर दरवाजे के पास से नहीं गुजरता, वो अपनी दावत नहीं छोड़ेगा। राहत महसूस करते हुए लुगानो ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपने बचे हुए हाथ पर एक पछतावे भरी नजर डाली। अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए उसके मन में विचार उमड़ पड़े। कम से कम मैं अभी जिंदा तो हूं। जब तक जिंदा हूं
भविष्य में मैं देखूंगा कि क्या मैं चर्च ऑफ स्टीम से एक यांत्रिक भुजा खरीदने लायक पैसे बचा सकता हूं। इससे मेरी लड़ाकू क्षमता बढ़ सकती है। डॉक्टर की विशेषज्ञता केवल इतना ही कर सकती थी, क्योंकि किसी अन्य के अंग का प्रत्यारोपण संभव नहीं था। लुगानो के रक्तरंजित अंग को देखकर कामू और रिया की भौहें तन गई तथा उन्हें लुई बेरी की एक बड़ी समस्या के बारे में दी गई अशुभ चेतावनी याद आ गई। क्या हुआ? कैमस ने पूछा। लुमियन मुस्कुराया। ये उस बड़ी समस्या के कारण उत्पन्न हुई एक जटिलता है, लेकिन मैं इसे अस्थायी रूप से बंद करने में कामयाब रहा हूं। बस याद रखें, ब्रियू मोटेल से दूर रहें, खासकर दूसरी मंजिल के स्वीट के दरवाजे से। यह सुनकर राहत महसूस करते हुए कि लुई बेरी ने हस्तक्षेप किया था, कैमस ने लुगानो को आश्वासन दिया। शुक्र है, यह सब सिर्फ एक सपना है। जागते ही तुम ठीक हो जाओगे। एक सपना? लुगानो उलझन में था। लुमियन ने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया, केवल इतना कहा, वास्तव में ये एक सपना है। लेकिन याद रखें, यदि आप सपने में नष्ट हो जाते हैं तो आप वास्तविकता में भी नष्ट हो जाते हैं। लुगानो की उलझन के बीच लुमियन ने कैमस और रिया से कहा, चलो अब ट्वानाकू के घर चलते हैं। स्वप्न महोत्सव की जांच में उसका मुख्य उद्देश्य हिसोका के सोने और नोइस परिवार के दानव से प्राप्त वस्तु का पता लगाना था। उसका उद्देश्य महोत्सव के आरंभ के बाद उनके स्थानों में हुए किसी भी बदलाव का आकलन करना था। यदि कुछ भी पता न चला तो लुमियन ने सेंट सेन कैथेड्रल में पादरे कैली को खोजने की योजना बनाई। पादरी कैली की आत्मिक शरीर की गहराई में कमजोरी की अजीबोगरीब स्थिति वास्तव में उन्हें तिजामों के बाकी सभी लोगों से अलग बनाती थी। इससे पादरी में किसी खास बात का संकेत मिलता था। इसके अलावा ये पादरी कैली ही थे जिन्होंने स्वप्न महोत्सव का आधिकारिक उद्घाटन किया था। कामू हिचकिचाए। उनकी चुप्पी से ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें कोई जरूरी काम निपटाना है। उस क्षण रिया ने लुमियन को असमंजस से देखा और लुगानो की ओर इशारा किया। वो अभी भी सचेत क्यों है? चैप्टर 674। रिया का प्रश्न सुनकर लुमियन को होश आया और वो लुगानो की ओर मुड़ा। लुगानो को बचाने और सील करने की जल्दबाजी में उन्होंने लुगानो की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया था। जब से इस डॉक्टर ने अपनी चोटों पर काबू पाया था, तब से वो लुमियन के सवालों का जवाब दे रहा था। वो स्पष्ट और तार्किक था, जो ड्रीम फेस्टिवल के बाकी प्रतिभागियों से बिल्कुल अलग था। ये तो ज्ञात ही था कि स्वयं राक्षस लुडविग भी अपनी भूख पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख सका था और उसने मनुष्यों को खाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा लुगानो पहले कभी हिसोका के घर में नहीं सोया था, नहीं उसने पहले कभी इस अजीब स्वप्नलोक में प्रवेश किया था। रिया, कामू और उसके नियोक्ता को अपनी ओर गौर से देखते हुए देखकर लुगानो, जो अभी भी दर्द से जूझ रहा था, पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। मैं स्पष्ट क्यों नहीं हो सकता? क्या आप सब अभी भी सही दिमाग में नहीं है? लगता है सबकी हालत एक जैसी है। सिर्फ मुझे ही समस्या क्यों हो? लुमियन ने लुगानो की भावनाओं को ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या आपने हाल ही में मोटल के बाहर जाने का साहस किया है? लुगानो ने याद करते हुए कहा, मैंने ऐसा किया। मैंने लुडविग को भुना हुआ मांस और ताड़ के पेड़ की गुठली से बनी पेस्ट्री खरीदने में मदद की। लुमियन मुस्कुराया। क्या आप मोटल के अलावा कहीं और सोए थे? नहीं, मैं यहां की औरतों से उलझने की हिम्मत नहीं कर सकता। लुगानो ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। जाहिर है उन्हें इस बात का थोड़ा अफसोस था, क्योंकि तिजामो में अनेक मिश्रित रक्त वाली लड़कियां थीं, जिनका आकर्षण उत्तरी महाद्वीप की लड़कियों से अलग था। दोनों पुरुषों के बीच बातचीत के दौरान कामू और रिया ने लुगानो के शरीर में किसी भी असामान्यता की बारीकी से जांच की। हालांकि पर्याप्त रूप से स्पष्ट होने और अत्यधिक भावनाओं और इच्छाओं से रहित होने के अलावा लुगानो इस अजीबोगरीब घटना से अप्रभावित दिखाई दिया। लुमियन ने लुगानो की ओर एक विचारमग्न मुस्कान के साथ देखा और कहा, हमें ड्रीम फेस्टिवल नामक एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए
मजबूर किया जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो हम सपना देख रहे हैं। इस सपने में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहां मर गए तो हम वास्तविकता में भी मर जाएंगे। हमारे अलावा तीजामो में हर कोई लुडविग की तरह तीव्र भावनाओं और इच्छाओं के प्रभाव में है। सच कहूं तो वे सचेत हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दुर्भावना दिखाने और अपनी लंबे समय से दबी हुई इच्छाओं को व्यक्त करने का विकल्प चुना है। अगर हम उन्हें वश में कर सकें तो हम उनसे संवाद कर पाएंगे, लेकिन वे सहज रूप से हमें धोखा देने की कोशिश करेंगे। ये याद करते हुए कि कैसे कैफे मालिक बुनिया ने उसके तीर से निशाना बनने के बाद तुरंत अपना रवैया बदल दिया था और दया की भीख मांगी थी, रिया ने लुई बेरी के फैसले से सहमति व्यक्त की। स्वप्न महोत्सव के प्रतिभागी मूर्ख या पागल नहीं थे। उनकी अत्यधिक इच्छाएं और भावनाएं ही उनकी बेकाबू दुष्टता का मुख्य कारण थी। मैं समझ गया। लुगानो को अंततः समझ आ गया। रिया के प्रश्न का अर्थ समझते हुए उन्होंने अचानक कहा, हम स्पष्ट और तर्कसंगत क्यों हैं? कुछ देर रुकने के बाद लुगानो की आवाज धीमी हो गई और उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट और तर्कसंगत क्यों रह सकता हूं? लुमियन मुस्कुराया, हम स्पष्ट और तर्कसंगत रह सकते हैं क्योंकि हम पहले भी इस विशेष सपने में प्रवेश कर चुके हैं। हमने कुछ स्थानों पर निशान और आभा छोड़ी है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, मुझे नहीं मालूम क्यों। बोलते समय उसने लुगानो के चेहरे को ध्यान से देखा और अपने नौकर के चेहरे के भावों में आए परिवर्तन को देखा। लुगानो ने घबराहट में कहा, उसकी आवाज में डर था। मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखते हुए कि लुगानो अपनी समस्या के प्रकाश में आने के बाद भी शांत बना हुआ है, लुमियन ने अपने नौकर के भाग्य पर एक नजर डालने का अवसर प्राप्त किया। इस समय एक भयंकर विपत्ति के बीच लुगानो आने वाले दिनों में किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। पहला भाग तो समझ में आता है क्योंकि लुडविग ने अभी अभी उसका आधा हाथ खाया है, लेकिन दूसरा भाग क्या दर्शाता है? क्या स्वप्न उत्सव कई दिनों तक चल सकता था? नामुमकिन। अगर यह सचमुच इतना लंबा चलता तो तीजामो की दुर्दशा का पता बहुत पहले चल जाता। क्या इसका मतलब यह है कि स्वप्न उत्सव के दौरान ही लुगानो किसी बीमारी का शिकार हो जाएगा? जागृत जगत में मृत्यु के समान एक ऐसी बीमारी जिसका तुरंत इलाज नहीं होगा, भले ही वो जाग जाए और मांस का आशीर्वाद ले ले। लुमियन चुपचाप लुगानो के प्रकट भाग्य के पीछे के अर्थ पर विचार कर रहा था। कामू और रिया की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उन्हें भी जल्द ही एक भयानक और खूनी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। अगर वे इससे ठीक से नहीं निपट पाए तो वे और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। जैसे ही ये विचार लुमियन के दिमाग में घूम रहे थे, वो कामू और रिया की ओर मुड़ा और घोषणा की, मैं अपने नौकर को हमारे साथ ले जा रहा हूं। यह कोई दयालुता या उदारता का कार्य नहीं था, बल्कि लुमियन को डर था कि लुगानो को उसकी अकथनीय स्पष्टता और तार्किकता के कारण उसके हाल पर छोड़ देने से उसके भीतर की असामान्यताएं भड़क सकती हैं और स्वप्न महोत्सव की दिशा अप्रत्याशित रूप से बदल सकती है। बेहतर होगा कि उसे पास ही रखा जाए, जहां उस पर नजर रखी जा सके और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। अगर लुगानो ने सचमुच कोई गंभीर समस्या पैदा कर दी तो लुमियन हमेशा पहले उसकी जान ले सकता था, जिससे भविष्य में कोई भी जटिलता न आए। कामू और रिया ने एक दूसरे को असंतुष्ट दृष्टि से देखा और फिर स्वीकार किया, ये निर्णय आपको लेना है। हमें जल्दी से त्वानाको के घर जाना चाहिए। लुमियन ने अपना पूर्व प्रस्ताव दोहराया। कामू की निगाहें उस कक्ष की ओर चली गई जहां कोलोबो छिपा हुआ था। उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी जब उसने पूछा, क्या आपको पता है कि कैप्टन रेजा और अन्य लोग कहाँ हैं? लुमियन ने स्थिति को ईमानदारी से बताते हुए कहा, ड्रीम फेस्टिवल शुरू होने पर उन्हें मेरे बगल में आना था, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद सपने का वास्तविकता से मेल अपूर्ण था। प्रत्येक व्यक्ति जिस स्थान पर इस विचित्र स्वप्नलोक में प्रवेश करता है, वो उसकी समझ, सपने की स्थिति, उसके सोने की जगह और अन्य असंख्य कारकों से प्रभावित हो सकता है। लुमियन ने सोचा
कि यदि उसने अपनी स्पष्टता और तर्कसंगता को बनाए नहीं रखा होता तो वो ब्रियू मोटेल के स्वीट के मास्टर बेडरूम में जाग सकता था। क्या हमें पहले उन्हें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए? कैमस ने अपने स्वर में अनिश्चितता का भाव व्यक्त करते हुए प्रस्ताव रखा। लुमियन ने व्यंग्यात्मक ठहाका लगाया। क्यों? उनसे युद्ध करने के लिए? न तो रेजा और न ही मास्लो पहले कभी हिसोका के घर में सोए थे। उनमें आत्मसंयम की कमी और द्वेष व तुच्छ इच्छाओं के आगे झुकने की संभावना बहुत ज्यादा थी। जब समय आएगा तो लुमियन के पास ऐसे दुर्जय बियॉन्डर्स के खिलाफ लड़ाई की गति और तीव्रता को नियंत्रित करने की ताकत नहीं होगी, जैसा कि उसने आम लोगों के साथ किया था, और इसमें मौत का खतरा भी शामिल था। कैमस और रिया एक साथ मौन हो गए। दोनों में से कोई भी अपने साथियों के साथ जीवन मरण के संघर्ष की संभावना को लेकर उत्सुक नहीं था। जैसे ही लुमियन 2 गश्ती दल के सदस्यों को पास आने का संकेत देने वाला था, कैमस ने दांत पीसते हुए कहा, टवानाकू के घर जाने से पहले मुझे कहीं जाना है। और वो कहाँ हो सकता है? लुमियन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कैमस ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, पाम मैनर। लुमियन ने हंसते हुए कहा, आप मिस अमांडिना को बचाना चाहते हैं? कामू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक दिखाई दी। हाँ, ये सही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक सपना है। अगर किसी के साथ सपने में छेड़छाड़ की जाती है तो जागने पर उसे बस थोड़ा सा उन्माद महसूस होगा। उसे कोई खास नुकसान नहीं होगा। लुमियन ने तथ्यात्मक रूप से कहा। उसका इरादा कामू को भड़काना नहीं था। कामू की अभिव्यक्ति अविचल रही। मुझे पता है, लेकिन मुझे डर है कि वो अपनी स्वप्नावस्था में इसका सामना नहीं कर पाएगी और कठोर कदम उठा सकती है। इससे उसकी मृत्यु हो सकती है। लुमियन के जवाब का इंतजार किए बिना कामू ने गंभीरता से कहा, आप पहले ट्वानाकू के घर जा सकते हैं। मैं पाम मैनर जाऊंगा और बाद में आपसे मिलूंगा। जब तक तुम्हारा काम पूरा होगा तब तक हम शायद ट्वानाकू के घर पर नहीं होंगे। रिया ने उसे चेतावनी दी। कामू ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने ये निर्णय अपनी इच्छा से लिया है। मैं इसके बाद आने वाले किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हूं। लुमियन ने कामू से आंखें मिलाई और कुछ देर तक चुप रहा। कामू को अपने ऊपर एक अवर्णनीय दबाव महसूस हुआ। उसका मन उन दुखद परिणामों की कल्पना कर रहा था जिनका उसे सामना करना पड़ सकता था, लेकिन उसने अपने होठों को भींच लिया और अपने सुझाव को वापस लेने से इनकार कर दिया। 10 सेकंड से अधिक समय तक मौन रहने के बाद उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। अंततः लुमियन बोले, चलो अब पाम मैनोर की ओर चलें। इससे पहले कि कामू कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, लुमियन का हाथ उसके कंधे पर मजबूती से आ गया। इसके साथ ही लुमियन का दूसरा हाथ रिया की बाह तक पहुंच गया। रिया की सहज प्रतिक्रिया बचने की थी, लेकिन लुगानो को कैसे ले जाया गया था, इसकी स्मृति उसके दिमाग में कौंध गई। उसके तनावग्रस्त कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। कामू और रिया को सुरक्षित रूप से अपनी मुट्ठी में लेकर लुमियन ने लुगानो को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। लुगानो ने अभ्यासपूर्वक सहजता दिखाते हुए पास आकर लुमियन की बनियान का एक कोना पकड़ लिया। अगले ही क्षण लुमियन का आकार धुंधला हो गया तथा धुंध तेजी से फैलकर कामू, रिया और लुगानो को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब रिया और कामू ने स्वयं को अवर्णनीय रंगों और निराकार वस्तुओं की परतों से घिरा पाया तो उनके हृदय में तीव्र भावनाएं उमड़ पड़ी। क्या ये आत्मा की दुनिया हो सकती है? क्या टेलीपोर्टेशन का अनुभव ऐसा ही होता है? क्या इसी तरह महान साहसी गहरमन स्पैरो किसी भी समुद्री डाकू के सामने क्षण भर में उपस्थित हो जाते थे? लुई बेरी के अचानक गायब होने और उसके बाद अपने नौकर के साथ वापस लौटने के बाद कामू और रिया ने अनुमान लगाया था कि यह प्रसिद्ध टेलीपोर्टेशन क्षमता हो सकती है, जो गहरमन स्पैरो के असाधारण कारनामों के कारण 5 समुद्रों में किंवदंती बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि उनका संदेह सही था। मतानी के गश्ती दल में अनेक साहसी लोग शामिल थे और कैमस और रिया 5 सागरों में फैली असंख्य अफवाहों से अच्छी तरह परिचित थे।
जिस क्षण उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से टेलीपोर्टेशन का अनुभव किया, उनके शरीर स्वप्न की आत्मा की दुनिया से बाहर निकल गए तथा एक 4 मंजिला बेज रंग की इमारत के सामने पुनः प्रकट हो गए। ये कोई और नहीं बल्कि पाम मैनर की मुख्य इमारत थी। पलक झपकते ही लुमियन, कामू, रिया और लुगानो अपने गंतव्य पर पहुंच गए। पूरा मनोर घर चीख पुकार, भयानक हंसी और ऊंची आवाज में गाने से गूंज रहा था। मुख्य भवन से लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक बगीचे की झाड़ी के पास एक मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी दासों के एक समूह द्वारा जमीन पर दबा दी गई थी। उसके कपड़े आधे उतार दिए गए थे और वो हताशा में चिल्ला रही थी। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वो उन वयस्क पुरुषों का विरोध कैसे कर सकती थी? वो बिल्कुल असहाय थी, नीचे दबी हुई और उनकी दया पर। यह दृश्य देखकर पूर्व लोक सुरक्षा अधिकारी कामू सहज ही हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को याद दिलाया कि ये एक सपना था। ऐसी घटनाएं वास्तविकता को पूरी तरह प्रभावित नहीं करती। ज्यादा से ज्यादा इनसे एक हद तक ठीक हो सकने वाला उन्माद पैदा हो सकता है। इसे रोकना समय की बर्बादी होगी और इससे अमांडिना की मेरी खोज में और देरी होगी। इसके अलावा ये व्यर्थ होगा। कामू ने खुद को चेतावनी दी और मुख्य भवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपनी नजरें जबरदस्ती हटा ली। उस समय रिया, जो कुछ सेकंड के लिए चुप थी, मनोर की मुख्य इमारत की ओर से मुड़ गई। आप लोग पहले अंदर जाएं। लुमियन, कामू और लुगानो की ओर पीट करके वो बेपरवाह स्वर में बोली। थोड़ा आगे झुककर वो बगीचे के किनारे झाड़ियों की ओर तेजी से बढ़ी और उस मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी के पास पहुंची, जिसका दासों द्वारा यौन शोषण किया जा रहा था। चैप्टर 675। कुछ तेज कदमों में रिया ने खुद को गुलामों के पीछे खड़ा किया, अपना दाहिना पैर उठाया और एक शक्तिशाली किक मारी। एक जोरदार धमाके के साथ मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी को दबाता हुआ गुलाम उड़ गया और बगीचे के किनारे झाड़ियों में बेतरतीब ढंग से जा गिरा। बाकी 3 लोग अचानक रिया की ओर मुड़े। इससे पहले कि वे अपने हमलावर को स्पष्ट रूप से देख पाते, रिया ने एक तेज राउंड हाउस किक से दूसरे हमलावर को जमीन पर गिरा दिया। शेष 2 लालच, इच्छा और भय के बीच फंसे हुए रिया को एक नजर देखा और पूंछ मोड़कर जागीर के दूसरे हिस्से में भाग गए। रिया ने अपना बायां पैर पीछे खींच लिया और दोनों नौकरों को खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए ठंडी निगाहों से देखा। उसने अपना शिकार का धनुष उठाया और एक सहज, अभ्यासी गति से तीर चलाया। दोनों नौकरों ने एक साथ होंठ चाटे। अनिच्छा से, लेकिन डरते हुए, वे तेजी से झाड़ियों पर चढ़ गए और बगीचे में गायब हो गए। तभी रिया ने अपनी नजरें मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी पर डाली, जिसका चेहरा अभी भी आंसू और भ्रम से भरा हुआ था। तुम ठीक हो? मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी ने बार बार सिर हिलाया। कांपते हाथों से उसने जल्दी से अपनी आधी फटी हुई पोशाक ठीक की और बगल में गिरा खंजर निकाला। ये देखकर रिया ने बिना समय गवाए, एक एकांत कोना ढूंढो और सुबह होने तक छिप जाओ। ये कहते हुए रिया ने अपनी एड़ी घुमाई और वापस उस ओर जाने के लिए तैयार हो गई, जहां लुई बेरी, कामू और अन्य लोग मनोर की मुख्य इमारत के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी खड़ी हुई, उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने अपने हाथ में पकड़े खंजर को उठाया और उसे रिया की पीठ की ओर फेंक दिया। आसन्न खतरे को देखते हुए कामू चिल्लाया, सावधान। यद्यपि रिया को आने वाले खतरे का आभास नहीं था, फिर भी उसने सहज रूप से कामू की चेतावनी पर ध्यान दिया और प्रतिक्रिया व्यक्त की। जड़ता के आगे झुकते हुए वो आगे की ओर गिर पड़ी और एक ओर लुढ़क गई तथा खंजर के घातक हमले से बाल बाल बच गई। जैसे ही वो लुढ़की, रिया ने अपने हमलावर का सामना करने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने सहज रूप से अपना धनुष उठाया, मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी पर निशाना साधा।
मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी ने अपना खंजर लहराते हुए घृणा से भरे शब्दों में इंटिसियन भाषा में चिल्लाते हुए कहा, तुम गश्ती दल में क्यों शामिल हो सकती हो, जबकि मैं एक साधारण महिला की नौकरानी के रूप में फंसी हुई हूं? क्या हम दोनों दक्षिणी महाद्वीप से नहीं हैं? क्यों? मेरी रगों में तो इंटिसियन खून दौड़ रहा है। इससे पहले कि वो अपना भाषण पूरा कर पाती, एक लाल अग्नि कौआ, जिसका रंग सफेद के करीब था, कहीं से झपट्टा मारकर आया और स्टील के खंजर से टकरा गया। एक जोरदार आवाज के साथ खंजर गर्म हो गया। एक विस्फोटक बल ने उसे मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी की पकड़ से छीन लिया और कई मीटर दूर जाकर जमीन पर गिर गया। मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में घृणा की जगह भय ने ले ली। लुमियन, काले बालों और आकर्षक हरी आंखों वाला, हवेली के मुख्य भवन की सीढ़ियों पर खड़ा था, एक हाथ लापरवाही से जेब में डाले। उसने आवाज लगाई, मिस अमांडिना कहाँ है? ओह! कामू को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मिस अमांडिना को बचाने की जल्दबाजी में उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यावसायिकता की कमी दिखाई थी। वो पाम मैनर में मेहमान रह चुका था, लेकिन उसे कभी भी ऊपर अमांडिना के कमरे में आने का निमंत्रण नहीं मिला था। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाद में उसे किस मंजिल और कमरे में ढूंढे। यदि वो मंजिल दर मंजिल खोज करे तो निस्संदेह उसे वर्तमान अराजकता के बीच अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी की अभिव्यक्ति बदल गई, जिससे एक स्पष्ट इच्छा और प्रत्याशा प्रकट हुई। वो अपने कमरे में सो रही है। तीसरी मंजिल पर रबर के जंगल के सामने दूसरा कमरा है। जल्दी करो। वो सुंदरता की एक झलक है, सुगंधित और बेदाग। उसका शरीर लाजवाब है। उसकी त्वचा रेशम की तरह चिकनी है। वो हम सब से एक कदम आगे है। कई सज्जन उसे अपना सपनों का प्रेमी मानते हैं। जल्दी जाओ। जैसे ही वो अपने भाषण के अंत के करीब पहुंची, मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें कुछ घटित होते देखने की भ्रामक इच्छा से चमक उठीं। लुगानों के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसे मानव स्वभाव की घोर दुष्टता का सामना करना पड़ा। क्लैप, क्लैप, क्लैप। लुमियन ने अपना सिर हिलाया। तालियां बजाते हुए उसके होठों पर मुस्कान थी। रिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर अपने पैरों पर खड़ी होकर उस क्षेत्र से चली गई। कुछ कदम चलने के बाद वो रुकी और मिश्रित रक्त वाली महिला की नौकरानी की ओर मुड़ी। गहरी, गंभीर आवाज में उसने दोहराया, कोई एकांत जगह ढूंढो और भोर होने तक छिप जाओ। इन अंतिम शब्दों के साथ रिया मिश्रित रक्त वाली महिला नौकरानी से दूर हो गई और मुख्य घर के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों की ओर भाग गई। लुमियन ने अपनी नजरें फेर ली और खुले भूरे दरवाजे से रास्ता दिखाया। जैसे ही वो, कामू और बाकी लोग अंदर दाखिल हुए, लिविंग रूम में एक चौंकाने वाला दृश्य देखकर उनका स्वागत हुआ। एक अधेड़ उम्र की महिला, जो अस्तव्यस्त नाइट गाउन पहने हुए थी, उसका आधा नंगा शरीर पसीने से चमक रहा था और उसके काले बाल बिखरे हुए थे, एक हटे कटे देसी गुलाम पर सवार थी। उसकी हरकतें तेज थी और वो पूरी तरह से डूबी हुई लग रही थी। कभी चिल्ला रही थी, कभी गालियां दे रही थी। देसी गुलाम, जो इस अनुभव का स्पष्ट रूप से आनंद ले रहा था, उत्सुकता से सहयोग कर रहा था। सीढ़ियों के पास 5-6 नौकरों और दासों का एक समूह, जो तरह तरह की बंदूकों, राइफलों और दूसरे हथियारों से लैस थे, रुक रुक कर सीढ़ियों पर गोलियां चला रहे थे। दूसरी मंजिल की ओर जाने वाले इलाके से कभी कभार जवाबी हमले भी हो रहे थे। कामू जड़वत खड़े रहे। उनकी निगाहें अधेड़ उम्र की महिला के लाल चेहरे पर टिकी रही। तुम उसे जानते हो? लुमियन ने पूछा। उसके होठों पर मुस्कान थी। रिया ने उत्तर दिया, वो सर पेटेट की पत्नी मिस अमांडिना की मां मैडम सिमोना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी होगी। कैमस ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। लुमियन मुस्कुराए और एक बार फिर तालियां बजाईं।
क्या वह अपने सपनों में डूब नहीं सकती? ड्रीम फेस्टिवल के लिए ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। ये कितना आनंददायक और हानिरहित है। कुछ क्षणों के लिए कैमस के पास शब्द नहीं बचे। लुमियन ने फिर रिया से कहा, ड्रीम फेस्टिवल के दौरान इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जिस व्यक्ति को आप बचाएंगे वो भी एक बुरा व्यक्ति होगा और वो आप पर हमला भी कर सकता है। रिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर धीमी आवाज में बोली, अगर ऐसा कुछ दोबारा भी हुआ तो भी मैं उसे बचा लूंगी। लुमियन ने विषय छोड़ दिया और अपना ध्यान कैमस की ओर केंद्रित कर लिया। क्या आप मिस अमांडिना का दूसरा पहलू देखने के लिए तैयार हैं? शायद वह। लुमियन ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया और इसके बजाय मैडम सिमोना की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली, जो भयंकर अपशब्दों से भरे परमानंद में डूबी हुई थी। कामू ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आवाज दृढ़ थी, मैं उसे बचाने के लिए यहां हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छी है या बुरी, दयालु है, द्वेषपूर्ण है, पवित्र है या भोगवादी है। उसे सुरक्षित छिपने की जगह ढूंढने में मदद करने और ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो सुबह तक इंतजार करे, हम ट्वानाकू के घर जाएंगे। मैं उसे बचाने आया हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छी है या बुरी, दयालु है या दुष्ट। लुमियन ने चुपचाप वाक्य का पहला भाग दोहराया। उसके होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि वो सीढ़ियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे नौकरों और दासों को देख रहा था। उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या किसी ने मिस अमांडिना को देखा है? क्या वो नीचे आई है? नौकरों और दासों ने अपना ध्यान लुमियन और उसके साथियों की ओर मोड़ दिया तथा तेजी से अपने आग्नेयास्त्रों को पुनः दिशा में मोड़ लिया। लुमियन ने शांतिपूर्वक अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और पकड़ने की कोशिश की। इस इशारे के साथ लाल रंग की लपटें, जिनका रंग सफेद के करीब था, हवा में प्रज्वलित हो गई, जिससे एक पर्दा बन गया जिसे लुमियन शून्य से छीनने की कोशिश कर रहा था। एक कुशल पकड़ और धक्का के साथ आग का पर्दा अचानक फट गया। अग्नि पक्षियों में बदल गया, जो शॉटगन, राइफलों और रिवॉल्वर की ओर तेजी से बढ़े, इससे पहले कि उनका ठीक से निशाना लगाया जा सके। कई धीमी आवाज में हुए विस्फोटों के बीच नौकरों और दासों के हाथों से बंदूकें गिरकर जमीन पर गिर गई और इतनी क्षतिग्रस्त हो गई कि उनका उपयोग नहीं किया जा सका। नौकरों और दासों को केवल मामूली चोटें आई। उनके हथियारों पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई। रीपर तक पहुंचने के बाद से लुमियन की लपटों पर पकड़ और भी बढ़ गई थी। लाई ईयररिंग के बिना भी वो इस स्तर का नियंत्रण हासिल कर सकता था। इसके अलावा उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने नुकसान कम करने के लिए धधकती हुई सफेद लपटें भी नहीं बुलाई थी। अब क्या हम सभ्य बातचीत कर सकते हैं? लुमियन ने नौकरों और दासों की ओर देखकर मुस्कुराया। उसके पीछे लाल अग्नि कुएं, जिनका रंग लगभग सफेद था, प्रकट हुए, जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। एक इंटिसियन सेवक, जो समूह में कुछ प्रभाव रखता प्रतीत होता था, अपना डर छिपा नहीं सका और उसने उत्तर दिया, अमांडिना नीचे नहीं आई है। अन्यथा वो अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं सका। और आप किस पर गोली चला रहे थे? लुमियन ने पूछा। ये पेटेट है, वो कमीना जो नरक में सड़ने के लायक है, और उसका बटलर, वो जो हमेशा उस लानत कोड़े को चलाता रहता है। एक काले रंग के गुलाम ने गिरी हुई बंदूक उठाई तो पाया कि वो भी टूट चुकी थी। बाकी सबकी तरह उन्होंने पहली मंजिल पर स्थित दूसरे कमरे से और बंदूकें लाने की योजना बनाई थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। क्या ऐसा है? लुमियन ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर ज्ञान की झलक थी। तो फिर आगे बढ़ो। वो पीछे मुड़ा और धीरे धीरे तितर बितर हो रहे 10-20 अग्नि कवों का नेतृत्व करते हुए कैमस और अन्य लोगों से बोला, चलो तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए इमारत की एक तरफ चढ़ते हैं। इस दूरी पर टेलीपोर्टेशन कोई इष्टतम विकल्प नहीं था, खासकर तब जब इसका प्रयोग 4 बार किया जा चुका था। बेशक
रीपर तक पहुंचने के बाद लुमियन अब अपनी तपस्वी क्षमताओं से अर्जित आध्यात्मिकता पर निर्भर हुए बिना ही 11 से 12 स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल कर सकता था। ये उसकी पिछली सीमाओं से एक उल्लेखनीय सुधार था। कामू और बाकी लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि लुगानो कांपते हुए पूछा, आहा, मैं कैसे चढ़ूं? उसने अपने दाहिने हाथ का केवल एक टुकड़ा ही शेष बचा था, जिसे उसने घुमाया। लुमियन ने उसकी ओर देखा और तथ्यात्मक रूप से कहा, कामू आपकी सहायता करेगा। मैं कैमस क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। फिर उन्होंने अपने कौशल का मूल्यांकन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह वास्तव में संभव है। कुछ ही देर में वे चारों बाहरी दीवार पर लगी मूर्तियों, सजावट, धातु के पाइपों और साइड बालकनी का उपयोग करते हुए तीसरी मंजिल पर चढ़ गए। जैसे ही कामू ने गलियारे की ओर जाने वाले दरवाजे को खोला, उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी। ये अमांडिना की निजी नौकरानी थी, जो एक इंटिसिम महिला की नौकरानी थी, जो सफेद कपड़े का नाइट गाउन पहने हुए थी। उस समय युवती की नौकरानी धुंधली चांदनी में नहाती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में खून से सना खंजर था। उसकी अभिव्यक्ति रहस्यमय थी। टपक टपक, खंजर से निकला चमकीला लाल खून गलियारे के कालीन पर गिर रहा था। हर बूंद रंग की एक चटकीली फुहार थी। कामू का दिल बैठ गया। क्या कर डाले? महिला की नौकरानी के चेहरे पर एक संतुष्ट, लापरवाह मुस्कान आ गई। मैंने इसे मार डाला। मैं इससे बहुत लंबे समय से परेशान था। ये इंटिसिम में वो और ये दो बिल्कुल अलग शब्द थे। आश्चर्य में डूबे हुए कामू ने टपकते खून के निशान का पीछा किया। उसकी नजर अमांडिना के प्यारे पालतू कुत्ते पर पड़ी, जो बगल वाले कमरे के दरवाजे पर निश्चल पड़ा था। ओह! कैमस ने राहत की सांस ली और फिर गहरी, गंभीर आवाज में पूछा, मिस अमांडिना कहाँ है? महिला की नौकरानी के चेहरे पर नाराजगी का भाव आ गया। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं। वो 1 घंटा पहले चली गई। 1 घंटा पहले, ड्रीम फेस्टिवल शुरू होने से पहले। कामू ने और जोर देकर पूछा, वो कहाँ गई? महिला की नौकरानी ने, जो अभी भी खून से सना खंजर पकड़े हुए थी, विकृत भाव से उत्तर दिया, वो मेरे रॉबर्ट के साथ डेट पर गई थी। कामू चुप हो गया। लुमियन ने सिर हिलाया। महिला की नौकरानी की चौकस निगाहों के नीचे, जो उसे मारने के लिए तरस रही थी, लेकिन खुद को कमतर महसूस कर रही थी, उसने रिया और बाकी लोगों के साथ तेजी से पूरी तीसरी मंजिल छान मारी, लेकिन अमांडिना का कोई सुराग नहीं मिला। चलो चले। लुमियन ने कामू की ओर मुड़कर अपनी आवाज को दृढ़ किया। कामू के पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे चारों तुरंत हिसोका के घर के बाहर पहुंच गए। जैसे ही लुमियन आगे बढ़ने वाला था, उसे कुछ महसूस हुआ और उसने तीसरी मंजिल की ओर देखा। तीसरी मंजिल पर एक कमरे की कांच की खिड़की से एक चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर ऊंची नाक, तीखी नीली आंखें और सिर पर एक साधारण सी गांठ में बंधे घने काले बाल थे। उसकी भौहों से एक युवा, जीवंत आभा झलक रही थी। अमांडाना। ऐसा कहा गया कि अमांडाना अपने मंगेतर रॉबर्ट के साथ डेट पर गई थी।